चलो इस वाली केस के अंदर पोलैरिटी का वही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कहीं से भी सिमेट्री मेंटेन है, ठीक है ना, अगर वो सिमेट्री मेंटेन है तो वहां पे जीरो डाइपोल मोमेंट आने हैं। और अगर सिमेट्री की बात ना करें तो अगर लोन पेयर जीरो है तो ये नॉन पोलर है। बस दो कॉन्सेप्ट है, जिस दो कॉन्सेप्ट पे ये सारे बन जाने हैं। CCl4 लॉजिक क्या है भाई? कार्बन बोलते हो भाई, यहाँ पे कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस 4 और बॉन्ड कितने 4, तो 4 बॉन्ड है तो लोन पे कितने 0, तो ये हो गया नॉन पोलर NP। SiCl4 सेम लॉजिक, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड तो लोन पेयर कितने 0। अगर लोन पेयर 0 है तो ये ऐसे SF6 के अंदर प्रॉब्लम है, देखकर ही मालूम होता है। SF2 के अंदर देखकर ही प्रॉब्लम मालूम है। कैसे? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है -2, तो इसके पास 4 लोन इलेक्ट्रॉन और अगर पेयर में करा तो 2 लोन पेयर है, ठीक है, SF2। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर SF2 बना रखा है तो इसके अंदर सिमेट्री मेंटेन तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और इसके अंदर पोलैरिटी आ जानी है। ये पोलर है, पहला पोलर मॉलिक्यूल SF4 क्या कहते हो? पहले SF4 की हाइब्रिडेशन क्या है? SF4 की हाइब्रिडेशन क्या है? SF4 की हाइब्रिडेशन क्या है? S में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो फॉर्मूला है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट, कोई चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना गया 5 आने का मतलब है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे लोन पेयर कितने? 1। तो अगर ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन पे होते हैं। और D2sp3 हो, अगर D2sp3 हो तो लोन पेयर हमेशा एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। इसका ध्यान रखना है। ये किसकी बात कर रहे हैं? लोन पेयर कहाँ पे होना है? एक्सियल पोजीशन में। कब? हर बार होना है? नहीं। कब होना है? जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। और कब होना है? जब वो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर कब आना है? जब DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इस वाली केस में देखते हैं, इस वाली केस में जो लोन पेयर है वो कहाँ पे आना है? तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ड्रॉ किया, बीच में सल्फर और 4 फ्लोरीन होने हैं। एक लोन पेयर तो पहले आ जाना है इस जगह पे और बच गए 4 फ्लोरीन। अगर कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर में DsP3 स्ट्रक्चर के अंदर अगर एक लोन पेयर हो तो इसने जो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसका नाम है सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्यों? लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा टिल्ट हो जाना है, तो ये एक तरीके का सीसॉ स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, 2 और 2। तो ये 2 भी टेढ़े और ये 2 भी टेढ़े, जो पार्क में लगा होता है सीसॉ। ये जो बॉन्ड एंगल है ये तभी है जब यहाँ पे कोई लोन पेयर ना हो, बताया था ना। अगर लोन पेयर है तो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस वाली केस के अंदर ये पोलर है क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है। SF6 बनाया तो क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 बॉन्ड भी, 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड। इसके अंदर पोलैरिटी कितनी है? पोलैरिटी कितनी है? 0। कभी कभी क्या होता है, तुम्हें कहता है कि आप इसकी बॉन्डिंग बना के दिखाएं, है ना, इसकी बॉन्डिंग बना के दिखाएं। जैसे यहाँ पे लोन पेयर होने के बाद भी शायद कोई एक नॉन पोलर हो, XCF2 करा तो कितने जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है? 8 + 2 कितने हो गए? 10/2 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है DsP3 जिनॉन। कितने लोन पेयर है इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है, यानी कि 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कोई बॉन्ड नहीं बना रहे। तो 3 लोन पेयर हो गए, 1 2 3, और ये बच्चा फ्लोरीन और ये बच्चा फ्लोरीन। यहाँ पे 3 लोन पेयर है लेकिन ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 3 लोन पेयर है लेकिन ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। एक सिमेट्री के अंदर है ये चीज़ें। तो अगर ये तीनों ही लोन पेयर आ जाए तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाना है, क्योंकि एक डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। रिजल्टेंट कितने हैं?
या तो एग्जैक्टली जीरो या फिर मान लो 0.003 ऐसे कुछ लिखा, वो भी जीरो ही मानते हैं। तो इस केस में वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो है, ठीक है ना। इतना जीरो है, इतना क्लोज है जहां पे हम इसे टेक्निकली नॉन पोलर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक लोन पेयर से जहां पोलैरिटी क्रिएट हो रही थी, अगर 3 लोन पेयर एक सिमेट्री क्रिएट कर रहे तो ये नॉन पोलर हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन है। 3 लोन पेयर है, सिमेट्री क्रिएट करा, नॉन पोलर है। हाँ, ये हमेशा ये होगा। जेनॉन केस वाली कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड में हम तो तुम्हें ऐसे लिख के दिखा रहे हैं। यहाँ देखो, किसी भी कंपाउंड में, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे एम लिखा, 3 लोन पेयर डाल दिए, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है एम क्या है, और 2 एलिमेंट ऊपर नीचे है। हाँ, वैसे इसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों ए होनी चाहिए। अगर एक ए और बी है तो पोलैरिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो पोलैरिटी यहाँ पे क्रिएट ना हो, इसके लिए जरूरी है कि दोनों ए हो या फिर दोनों ही बी हो। अब ये 3 लोन पेयर है ना, इसने क्रिएट क्या करा, नॉन पोलर। एक और भी कंडीशन है जब ये नॉन पोलर क्रिएट कर सकते हैं। मान लो हमने एक ऐसी सिमेट्री क्रिएट की और यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर, सिमिलर केस है। यहाँ पे भी लेटेड बाई ए, और ये जो भी 4 हैं ये एक ही होनी चाहिए। बी लिखा या सी लिखा, चारों एक ही होनी चाहिए। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देने, और ये सिमेट्री मेंटेन कर रहा। तो जब कभी भी सिमेट्रिकल होगा, जब कभी भी सिमेट्री मेंटेन कर रहा, तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर एक लोन पेयर हो तो वो नॉन पोलर हो वो पोलर हो जाना है, ये ठीक है, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी तो हो सकता है। और यहाँ पे एग्जाम के अंदर उसी एक्सेप्शन के साथ सवाल आना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। XCF4 में क्या होगा, XCF4 में क्या होना है बताओ। XCF4 देख लेते हैं, क्या नाम है भाई, ऑक्टाहेड्रल, सारे एंगल 90 डिग्री। तो ये आ गया जेनॉन, 4 फ्लोरीन कॉर्नर्स पे। अब क्या है, पोलर है या नॉन पोलर, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्री, एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज, तो ये है नॉन पोलर। सुनो, तो अब तक क्या सीखा कि कंपाउंड में हैव ए लोन पेयर, बट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इज नॉट नेसेसरी टू मेक देम पोलर और नॉन पोलर, इट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री। सो बेसिकली इट्स ए सिमेट्री। अगर सिमेट्री डिस्टॉर्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है वो सिमेट्री डिस्टॉर्टेड है तो वो पोलर होगा, अगर मेंटेन है तो नॉन पोलर। ICl3 में क्या है, एक बारी 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 5 आया। अगर 5 आई तो हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या इसके पास 3 लोन पेयर हैं। अगर 3 लोन पेयर है फिर तो वो एक सिमेट्री मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन 7 + 3 नहीं, 7 + 3 के 7 - 3 कितने हो गए, 4। तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर से इसमें सिमेट्री मेंटेन नहीं हो सकती, तो ये पोलर होगा। बना के दिखाना है या बन जाना है। ICl5 यहाँ भी वही मामला है, कितने 7 + 5 एक ही लोन पेयर है। इस वाली केस में 2 लोन पेयर होनी चाहिए, 6 है ना, तो एक टॉप पे एक बॉटम पे, तो ये भी पोलर है। SO4 2 नेगेटिव में टाइम वेस्ट करना ही बेकार है। क्यों भाई, जब नेगेटिव चार्ज है तो क्या फालतू टाइम है क्या, जब नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली चीज है वो पोलर है। प्रॉब्लम इनके साथ है सिस और ट्रांस, इसके बारे में 10th क्लास में ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, थोड़ा बहुत डिस्कस करा होगा। 11th क्लास में इसे पढ़ना है, GOC के अंदर पढ़ना है इसको। अब यहाँ देखो सिस और ट्रांस में क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, टोटल कार्बन होनी चाहिए 4, तो एक इस वाली साइड पे और एक इस वाली साइड पे। एक और भी तरीका हो सकता है CC, एक कार्बन इस वाली साइड पे, दूसरा कार्बन भी इस वाली साइड पे। अब सिस का मतलब है डबल बॉन्ड के एक ही साइड पे, इसमें डबल बॉन्ड के एक ही साइड पे है। और ट्रांस का मतलब है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे। डबल बॉन्ड रेफरेंस है, डबल बॉन्ड के अलावा कुछ रेफरेंस नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे ये कार्बन ऊपर की साइड पे और ये कार्बन नीचे की साइड पे, तो डबल बॉन्ड से ऊपर और नीचे, इसमें क्या है डबल बॉन्ड के एक ही साइड पे है। तो अब ये सवाल जनरेट होता है कि इस बॉन्ड का जो भी पोलैरिटी है, जो भी है, चाहे कितना भी कम हो, ये और ये एक साइड पे है, तो हम कितना भी छोटा नंबर ऐड कर ले, 0 तो नहीं हो सकता। मान लो 0.02
प्लस 0.02 करो तो जीरो तो नहीं हो सकता ना, लेकिन इस वाली केस में 0.02 प्लस और 0.02 माइनस कितना आ गया। तो जब ट्रांस है तो नॉन पोलर होने इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब सिस है तो पोलर होने के चांसेस ज़्यादा है। सिस के अंदर पोलैरिटी है और ट्रांस के अंदर नहीं है। इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल है इसमें हम लोगों ने पहले भी देखा था कि क्या देखा था भाई, अगर यहाँ पे Cl डाला ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में तो ये हो जाना है नॉन पोलर। क्यों 180 डिग्री, लेकिन इस वाली केस में नॉन पोलर नहीं होना क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है 109.28 का है। हमें कितना चाहिए था 180, तो 180 और 110 दोनों पास पास तो नहीं है ना, अप्रॉक्स भी नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते। तो यहाँ पे ये पोलर होना है, हमें दिखता है कि ये नॉन पोलर होगा लेकिन ये पोलर होना है। अब ये पार्ट था कॉन्सेप्चुअल, है ना। अब इसके बाद इसमें आता है न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल वे में हमें फाइंड आउट करना है पोलैरिटी। एक बात पूछना, हाँ जी, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का दो फॉर्मूला बताए, एक पहले हमने वो 1,6 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, हाँ, और एक ये डाइपोल मोमेंट वाला, हाँ, तो उसमें से कौन सा यूज करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से? वो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे ना, वो क्या दे रखा है उसने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दे रखी है या बॉन्ड लेंथ दे रखा है, उस वो तो आइडिया लग जाएगा। डाइपोल मोमेंट भी बता मुझे। बता रहे तो पोलैरिटी निकाल रहा है डाइपोल मोमेंट के ऊपर में, ठीक है ना। इस वाली केस में पोलैरिटी निकाल रहे हैं डाइपोल मोमेंट के ऊपर में। डाइपोल मोमेंट क्या है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसका डायरेक्शन। अब यहाँ पे कुछ एक कन्वर्जन फैक्टर है। इसकी जो SI यूनिट है, इसकी जो SI यूनिट है इसे लिखते हैं, एक यूनिट का नाम है डिबे, डिबे। अब ये 1 डिबे को हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट सेंटीमीटर, या फिर डीबे क्या है, वो मेन यूनिट है? नहीं, वो पॉपुलर SI यूनिट है। तो ये किसमें है, साइन में किसी अच्छा सीखिए। एग्जाम में लिखा होगा कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है 2 डिबे या 1.7 डिबे, है ना। वो इंटेंशनली ऐसा करते हैं। तो क्या करेंगे? वो अगर सीधा इसमें वैल्यू दे तो इंसान कर सकते हैं। वो पहली बार में लिख देंगे इतना डिबे है, डिबे से डिबे में डिवाइड करा तो गलत आंसर आ जाना है, वैसा कुछ होता ही नहीं, है ना। तो इसमें क्या करना होता है, डिबे को या तो SI में कन्वर्ट कर ले या ESU के अंदर कन्वर्ट कर ले। अगर ESU के अंदर कन्वर्ट करो तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू लेनी है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 और इसमें कन्वर्ट करा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे 18 है और वहाँ पे 10 है। 18 है 19 है? ये 18 है और उस वाली साइड पे 10 है। 19 नहीं, यहाँ पे 10 है। नीचे 19 हाँ, नीचे तो 19 है, यहाँ पे 30 है ना। फिर कन्वर्जन, ये कन्वर्जन है, वो वाली है। -10। ये क्या है, ये वैल्यू है? ये डिबे है। डिबे को अगर हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसे 3.3 इंटू 10⁻13 करेंगे। उस केस में उसका नाम होगा कूलम्ब मीटर, उस केस में उसका नाम होगा कूलम्ब मीटर। और उस केस में रेफरेंस वैल्यू चार्ज की कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻। हाँ जी, कूलम्ब। आवाज नहीं। अब यहाँ देखो 1.03 इंटू 10⁻18 ESU दे रखा है, ठीक है। अब निकालते कैसे, यहाँ पे अगर हमें ये दे रखा हो तो उसे यूज कैसे करना वो देखो। तो म्यू दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, है ना। तो अगर हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो म्यू बाई म्यू कर सकते हैं। अगर उसे इतना आसान देना होगा तो देगा ही क्यों, है ना। एक बारी लिखेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और दूसरी बार नीचे लिखा होगा थ्योरेटिकल वैल्यू। तो एक तो इतना आसान काम है, जबकि दूसरे केस में क्या है, गिवन चार्ज अगर ESU में दे रखा है तो डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻⁻10, या फिर गिवन चार्ज
अगर कूलम्स में दे रखा है तो डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो थ्योरेटिकल दिया हुआ है क्वेश्चन के यार। वो तो मैं देखना पड़ेगा, अभी अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, वो तुम्हें दे रखा होता है कि थ्योरेटिकल डिस्टेंस इतनी है और एक डिस्टेंस तुम्हें खुद निकालना होता है, तो इसके ऊपर थोड़े से प्रॉब्लम बनाते हैं भाई। ठीक है, एक मिनट से देखो इस वाली केस के अंदर क्या है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी, है ना। पहले अपना फॉर्मूला लिख लिया। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर एस आई पे बना तो ई एस यू पे बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों पे बना के देखते हैं भाई, आइडिया आ जाना है, डर भी खत्म हो जाना है। तो यहाँ से क्या करना है भाई, डिस्टेंस को लेके तो कुछ करते नहीं है ना, डिस्टेंस को लेके उतना कुछ करते नहीं। म्यू को लेके यहाँ इसने थ्योरेटिकल वैल्यू दे रखी है क्या, हिंदी ना, ये तो गिवन है। थ्योरेटिकल निकालने का अपने पास कोई तरीका भी नहीं है, तो इसका थ्योरेटिकल दे नहीं रखा और इसको कोई कुछ खास यूज करते नहीं एंगल शॉट को चेंज भी करना है, बच जाता है ई। अगर हम ये फाइंड आउट कर ले कि इस कंडीशन में चार्ज कितनी है, तो रेफरेंस चार्ज से डिवाइड करके परसेंटेज आने करेक्टर निकाल सकते हैं, तो फैन में निकलेगा। अब यहाँ देखो, तो इस वाली केस में सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं किसके ऊपर में, इसे कन्वर्ट करते हैं एसआई यूनिट में। तो 1.03 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 दैट इज इक्वल टू, चार्ज कितना है, चार्ज तो निकाल लें, और डिस्टेंस कितना है 1.275 इंटू 10⁻⁻10। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एसआई यूनिट है। अब उस वाली साइड पे चल के देखते हैं, अगर यही कन्वर्जन वहाँ पे करना हो तो क्या लिखेंगे, 1.03 इंटू 10⁻18। ठीक है, दैट इज इक्वल टू चार्ज। अब यहाँ पे देखो डी की वैल्यू कितनी आनी है, 1.27 इंटू 10⁻8। क्यों, इस वाली पार्ट में सेंटीमीटर में चाहिए, इस वाली पार्ट में मीटर में चाहिए। तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ गई, इसको डिवाइड कर दो, 1.03 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁻3030 डिवाइडेड बाई 1.275 इंटू 10⁻⁻10। अभी तो बाद में कर लेंगे, पहले तो ये निकाल ले चार्ज कितना है, अभी तो चार्ज निकाल रहे, परसेंटेज थोड़ी निकालो। यहाँ पे 1.03 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.275 इंटू 10⁻8 दैट इज इक्वल टू ई। इस वाली केस में वैल्यू कितनी है, आवाज कहाँ से आ रहा है, इस वाली केस में कितना वैल्यू है, इस वाली केस में कितना है, इसमें आ रहे हैं 4.0 इसमें कितना आ रहा है, 0.808 0.80 into 10⁻⁻10 ESU माइनस ई एस। ठीक है ना। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आसान है, ये कैंसिल है ना, कैंसिल। सुनो, अब ये 8 से 4.8 कितना हो गया, 6 टाइम्स, तो 1/6 करा तो 16% के आसपास आंसर आ जाना है। तो ये अप्रॉक्स आ जाना है। अगर हम परसेंटेज में करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और उस वाली केस में ये 16% आ जाना है। ओके, यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे भी यही आंसर आना है, यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे भी यही आंसर है, कैलकुलेट करो।